लक्ष्मी की नई नई शादी हुई थी और आज उसका रसोई घर में पहली बार रसोई बनाने का दिन था। जब वह अपने ससुराल से विदा होकर आई थी तो उसकी सास ने उसे कल शाम को ही बता दिया था, बहू, कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई है। इसलिए लक्ष्मी अलसुबह ही उठ गई थी, स्नान कर लिया था और रसोई की तैयारियों में लग गई थी। उसने रात को ही अपने पति रमन से परिवार के लोगों की पसंद नापसंद के बारे में विस्तार से पूछ लिया था। लक्ष्मी के नाम में ही नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व में भी सौंदर्य, गुण और धैर्य झलकता था। उसने सुबह सुबह ही रसोई घर को व्यवस्थित कर लिया था और सबसे पहले मीठे पकवान की तैयारी शुरू की। उसने बेसन का हलवा बनाने का निर्णय लिया, जो उसकी सास के हर खुशी के मौके पर बनता था और सबको पसंद आता था। यह जानकारी रमन ने उसे पहले ही दे दी थी। रसोई घर में एक खिड़की थी जो गली की ओर खुलती थी। वहां से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, जिससे लक्ष्मी को गर्मी का एहसास कुछ कम हो गया था। सब्जियों को काटने के दौरान उसकी ननद उसकी मदद के लिए आ गई। उसने ननद से रसोई की जरूरी सामग्रियों के बारे में पूछा और फिर उसे विनम्रता से वापस भेज दिया। तभी लक्ष्मी के कानों में कुछ औरतों की धीमी धीमी बातें सुनाई देने लगी। आवाज थोड़ी देर बाद और करीब आ गई तो लक्ष्मी को लगा कि शायद वे औरतें उसके ससुराल के बारे में ही चर्चा कर रही है। वह खिड़की के पास खड़ी हो गई और हल्की से आंचल को खींचकर देखा। वहां दो औरतें खड़ी बातें कर रही थी जो उसकी सास की उम्र की लग रही थी। एक औरत ने कहना शुरू किया, अरे, आजकल अच्छाई का कोई मोल कहां रह गया है। देखो, बनैली को, जिसे बनिया की घरवाली कहते हैं, कैसे बन नहीं कहलाती है। यहां देखो, रमन की शादी में उसकी मां को तो शामिल ही नहीं किया गया और हर जगह बनैली ही मालकिन बनकर घूम रही है। बहू भी ऐसी आई है जो अभी तक अपनी सास से ठीक से मिली भी नहीं है। सास बेचारी तो नौहरे में एक कमरे में बंद पड़ी है। लक्ष्मी यह सुनकर उलझन में पड़ गई कि आखिर ये बनैली कौन है और उसकी असली सास कौन है। उसने और भी ध्यान से उन औरतों की बातें सुननी शुरू कर दी। अब वे और भी गहराई से बोलने लगी। अरे बहन, सुना है बनैली के दो हिस्से खुल गए हैं। ऐसी सुंदर सुघड़ काया और मन की कोमलता, और दहेज की तो पूछो ही मत, जैसे घर भर दिया हो। साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, एक औरत ने कहा। दूसरी औरत ने जवाब दिया, हाँ बहन, उसका नाम भी लक्ष्मी है और वह अब दूसरी बार ससुराल आई है। सुबह सुबह रसोई में लग गई है, पर सास को क्या सुख दिया उसने। वह बूढ़ी औरत बोली, बेचारी तो अलग थलग पड़ी हुई है। फिर दूसरी औरत कहने लगी, अरे बहन, कैसी बातें करती हो। उसे बताया ही नहीं गया होगा कि उसकी असली सास कोई और है। और देखो ना, बच्चे भी कैसे उसके सौतेले जैसे रहते हैं। तभी लक्ष्मी का ध्यान टूटा। कड़ाही में तेल धुआं छोड़ रहा था और उसका मन उन औरतों की बातों को सुनकर दुखी हो गया था। लक्ष्मी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। आखिर उसकी असली सास कौन है, बनैली कौन है। मायके वालों ने भी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। इन सवालों के चक्रव्यूह में घिरी लक्ष्मी ने जैसे तैसे खाना बना दिया। लक्ष्मी के ससुर का नाम रामदास था। करीब 50-55 साल के अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान थे वे। छोटे से शहर में उनकी एक फैक्ट्री थी। 15 साल पहले वे गांव के पास एक छोटे इलाके में रहते थे और परिवार के बड़े बेटे थे, लाडले थे। जब उनकी जवानी आई तो कुछ कमजोरियों ने उन्हें जकड़ लिया था। रामदास जी की रंगीन मिजाजी की चर्चाएं आम होने लगी थी। तब उनके माता पिता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आखिरकार सोच विचार के बाद परिवार ने एक हल निकाला, शादी। वे मानते थे कि विवाह हर समस्या का समाधान होता है। लड़की की तलाश शुरू हुई और आखिरकार 25 की उम्र तक आते आते रामदास का विवाह रुक्मणी से हो गया। रुक्मणी एक खूबसूरत राजकुमारी जैसी दिखने वाली, जिनके आगमन ने रामदास को मानो कमरे से बाहर निकलने की जरूरत ही खत्म कर दी थी। रामदास हर वक्त रुक्मणी के इर्द गिर्द मंडराता रहता और उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता। रुक्मणी भी अपने पति के इस प्रेम को पाकर निहाल थी। वह कहती, सचमुच आप बहुत झूठ बोलते हैं, और उसकी इस अदाओं पर रामदास मर मिटता था। कुछ वर्षों के बाद रामदास का छोटा भाई पढ़ाई के लिए शहर चला गया और उनकी बहन की भी शादी हो गई। अब रामदास के पिता चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा उनका कामकाज संभाले। कई बार रामदास के पिता उसे समझा चुके थे, बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम अब गृहस्थी के बन गए हो, परिवार आगे बढ़ेगा
तो तुम्हें मेरा हाथ बटाना चाहिए। लेकिन रामदास अभी गृहस्थी के बंधनों में बंधने के लिए तैयार नहीं था। वह हर बार कहता, मेरा अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है पिताजी, मेरी खेलने कूदने की उम्र है, कामकाज में अभी मन नहीं है। और इस तरह वह बात को टाल देता था। जब रामदास पर किसी भी बात का असर नहीं हुआ तो उसके माता पिता ने उसकी सास को बीच में लाकर बहू का सहारा लिया। वे सोचने लगे कि शायद रुक्मणी की बात मानकर रामदास समझ जाएगा। इस समय तक रुक्मणी अब किशोरी से एक जिम्मेदार पत्नी बनने लगी थी। सास उसे हर दिन नई नई बातें समझाने लगी थी ताकि वे रामदास को कामकाज संभालने के लिए तैयार कर सके। घर में अभी तक कोई नन्हा मुन्ना नहीं आया था, इसलिए परिवार ने सोचा कि अगर रामदास के जीवन में कोई संतान आ जाए तो उसे जिम्मेदारियों का एहसास होगा। हर उपाय की पूरी कोशिश की गई और आखिरकार 1 साल के भीतर पता नहीं कौन सा उपाय काम कर गया। रुक्मणी गर्भवती हो गई और घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। रामदास अब खुशी खुशी फैक्ट्री जाने लगा। नियत समय पर बालक का जन्म हुआ और उसका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। एक बेटी और एक बेटे ने परिवार को पूरा कर दिया। रामदास का भाई शहर में नौकरी पाकर वहीं बस गया और माता पिता धीरे धीरे उनके सुखी परिवार को देखकर स्वर्ग सिधार गए। रुक्मणी अब एक परिपक्व गृहिणी बन चुकी थी। उसकी सारी दुनिया अब घर गृहस्थी में ही समा गई थी। रमन, उनका बड़ा बेटा, अब स्कूल जाने लगा था और उससे छोटी बेटी मीना माता पिता दोनों की दुलारी थी। सबसे छोटा गगन अभी मात्र 2 साल का था। रामदास के बदलते व्यवहार ने रुक्मणी को बहुत बेचैन किया। उसने रामदास को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। जो रामदास कभी 3 साल तक घर से बाहर कदम नहीं रखता था, आज वही उसकी बात पर ध्यान तक नहीं देता था। देर रात घर आना, कभी कभी बाहर ही खाना खा लेना, यहां तक कि कई बार तो रात भर घर न आना उसकी आदत बन गई थी। रुक्मणी ने एक दिन रामदास से कहा, सुनो जी, आज जल्दी आना, बाजार जाना है। तो रामदास ने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे जल्दी आने की क्या जरूरत है, तुम अकेली भी तो जा सकती हो। रुक्मणी ने बच्चों की देखभाल की बात की तो वह कहने लगा, देखो बच्चे बड़े हो रहे हैं, कभी कभी मेरा भी थोड़ा ध्यान रखा करो तो मैं जल्दी आ सकता हूं। रुक्मणी की बातें अब रामदास के लिए बेमानी हो गई थी। उसने दुखी मन से कहा, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है, तुम्हारा तो सारा मन बाहर ही लगता है। यहां मैं घर में पिसती रहती हूं और तुम लाट साहब बनकर बाहर घूमते रहते हो। इस तरह की शिकवा शिकायतों ने धीरे धीरे रुक्मणी और रामदास के बीच मन मुटाव पैदा कर दिया और छोटी छोटी बातों पर तकरारें झगड़ों में बदलने लगी। यह नहीं था कि रामदास बच्चों से प्यार नहीं करता था, वह उनके प्रति अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता था, लेकिन रुक्मणी के प्रति उसकी अब पहले जैसी रुचि नहीं रही थी। 9 साल पहले वाली रुक्मणी और आज की रुक्मणी में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। कभी नाजुक काया वाली रुक्मणी अब दोहरी काया की हो गई थी। गृहस्थी के बंधनों में उलझकर रुक्मणी के चेहरे की रौनक मंद पड़ गई थी। उसके स्वभाव में भी अब वह पहले जैसी मधुरता नहीं रही थी। हालांकि जब भी उसे मौका मिलता वह अपने संपूर्ण प्रेम का इजहार रामदास के प्रति करती और उसकी हर खुशी का ध्यान रखती। पर बीते 4-5 वर्षों में रामदास का ध्यान रुक्मणी से हटकर कहीं और ही लगा रहा था। इसका एक कारण था, पिछले 3 वर्षों में 3 संतानों का आगमन और सास के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियों का रुक्मणी पर आ पड़ना। रुक्मणी ने महसूस किया कि रामदास उससे दूर जा रहा है। उसने कोशिश की कि उसे अपनी मुश्किलों और बच्चों की जरूरतों के बारे में बताकर अपनी ओर खींच सके, पर हर बार वह अनसुना कर दिया जाता। रामदास हमेशा यही कहता, तुझे किस चीज की कमी है, मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूं, फिर क्यों परेशान होती है। रुक्मणी कहती, सुविधाएं सब कुछ नहीं होती, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा सहयोग चाहिए। लेकिन रामदास का दिल अब पिघलने वाला नहीं था। असल में अब रुक्मणी से रामदास की दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। उसकी बातों का जवाब देना तो दूर, वह उससे बचने लगा था। बीते 2-3 सालों में उनके बीच छोटी छोटी बातों पर भी कलह होती रही। रामदास के प्रेम के बिना रुक्मणी की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह अपनी इच्छाओं को कुचलते हुए अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। अब तो छोटी छोटी बातों पर वह झगड़ा करने को तैयार रहती।
उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। इन हालातों का असर बच्चों पर भी पड़ने लगा था। माता पिता की रोज रोज के झगड़ों ने बच्चों को डरा दिया था। रुक्मणी का क्रोध और असंतोष कभी कभी निर्दोष बच्चों पर उतर जाता और वे सब इस तनाव से बचने के लिए अपने अपने में सिमटने लगे। अब रामदास भी शहर की फैक्ट्री में ज्यादा समय बिताने लगा था। माता पिता के गुजर जाने के बाद तो वह बिल्कुल आजाद हो गया था और रुक्मणी की गृहस्थी में फंसने के बजाय उसने अपने पुराने दोस्तों के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। फिर जब रुक्मणी ने होश संभाला तो रामदास उसके दायरे से बाहर निकल चुका था। दोनों के बीच अब एक बड़ी खाई पसर चुकी थी जिसने उनके रिश्ते को खोखला बना दिया था। इस परिस्थिति का असर बच्चों पर भी पड़ने लगा था और रामदास और भी दूर होता चला गया। फैक्ट्री में रामदास का सामना अक्सर लाला चंद्रलाल मुंशी से होता था, जो पिता के समय से ही वहां काम कर रहे थे। रामदास उनके प्रति काफी सम्मान रखता था और फैक्ट्री के सारे कागज पत्रों का जिम्मा उन पर छोड़ दिया करता था। लाला चंद्रलाल उम्र में बुजुर्ग थे और बेटे की तरह रामदास को सलाह देते रहते थे। 2 साल पहले लाला चंद्रलाल के परिवार में एक भयानक दुर्घटना घटी थी, जिसमें उनकी पत्नी, बहू और बेटे का निधन हो गया था। उनकी इस दुनिया में बस एक निशानी बची थी, उनकी पोती सीमा, जो अब 15-16 साल की थी। जब भी रामदास फैक्ट्री में ज्यादा समय बिताता, अक्सर लाला चंद्रलाल उसके लिए घर से खाना लेकर आते थे। रुक्मणी से झगड़े के बाद जब भी रामदास फैक्ट्री में ही रात गुजारता, लाला चंद्रलाल उसे अपने घर खाने के लिए बुला लेते थे। वहीं पर रामदास की नजर सीमा पर पड़ी। सीमा की खिलती हुई सुंदरता ने रामदास के मन को भा लिया और वह उसकी ओर खींचने लगा। 9-10 साल पहले रुक्मणी भी उसे इसी तरह भा गई थी। समय के साथ सीमा भी रामदास से बातचीत करने लगी थी। इसे आप सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, अचानक एक दिन लाला चंद्रलाल बीमार पड़ गए और कुछ दिनों तक फैक्ट्री नहीं जा सके। जब रामदास इस बात की जानकारी लेने उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि लाला चंद्रलाल की तबीयत नासाज है और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी रामदास ने स्वयं अपने कंधों पर ले ली। इस तरह रामदास का घर में आना जाना बहुत बढ़ गया। अब वह सुबह होते ही वहां पहुंच जाता और नाश्ते से लेकर रात के खाने तक वहीं पर ही रह जाता। सीमा के साथ उसकी बातचीत भी बढ़ने लगी थी और वो उसे बहुत ही अदब से साहब कहकर बुलाती थी। जैसे जैसे रामदास की सीमा से निकटता बढ़ रही थी, वैसे वैसे रुक्मणी उसके दिल से और भी दूर होती जा रही थी। सीमा के लिए यह सब कुछ समझ से बाहर था। अपने माता पिता के गुजरने के बाद उसके लिए दादा ही एकमात्र सहारा थे और उनकी बीमारी के समय में रामदास का समर्थन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरी ओर लाला चंद्रलाल अपनी पोती सीमा के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने रामदास से कहा, बेटा, मेरी बीमारी अब ठीक होती नहीं दिख रही। लगता है जल्द ही मेरा समय आ जाएगा। मेरे बाद सीमा का क्या होगा? रामदास ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, मुंशी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। जल्द ही आप स्वस्थ हो जाएंगे और मैं तो यहां हूं ही सीमा की पूरी देखभाल के लिए। बस आप ईश्वर पर भरोसा रखिए। लेकिन नियति ने लाला चंद्रलाल का साथ छीन लिया और वे दुनिया से विदा हो गए। पीछे छोड़ गए मासूम सीमा और रामदास को। अब सीमा के लिए रामदास ही एकमात्र सहारा था और रामदास ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। वह सीमा की देखभाल में अपना अधिकतर समय बिताने लगा और धीरे धीरे सीमा उस पर पूरी तरह निर्भर हो गई। फिर एक दिन ऐसा आया जब रामदास घर लौटा तो उसके साथ सीमा भी थी। अब वह उसकी दूसरी पत्नी बन चुकी थी। रुक्मणी के दिल में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, वह भी पूरी तरह से खत्म हो गई। अपने ही घर में अपने पति के साथ किसी दूसरी स्त्री की उपस्थिति सहन करना किसी भी स्त्री के लिए बेहद कठिन होता है। जब यह सब बातें आंखों से ओझल थी तो शायद रुक्मणी का दिल इसे बर्दाश्त कर जाता, लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका था। रामदास ने सीमा का परिचय इस तरह कराया कि यह तुम्हारी छोटी माँ है, और सीमा रुक्मणी को जीजी कहकर संबोधित करती थी। उसे रुक्मणी का पूरा अधिकार समझ में नहीं आता था, लेकिन यह जरूर जानती थी कि उसने रुक्मणी की जगह ले ली है। सीमा की कोशिश यही रहती कि वह रुक्मणी को दुख न पहुंचाए, लेकिन रुक्मणी के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता था कि उसके अधिकारों पर उसी की आंखों के सामने डाका डाला जा रहा था और वह कुछ नहीं कर सकी थी। एक दिन
रुक्मणी ने गुस्से में कहा, सुनो, तुम्हें मुझे जीजी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जीजी नहीं हूं। भगवान करे किसी को भी तुम्हारे जैसी छोटी बहन ना मिले। ऐसा कहकर उसने सीमा को ठुकरा दिया। सीमा के मासूम सवाल पूछने पर रुक्मणी क्रोध में पैर पटकती हुई चली गई। सीमा दुखी मन से मां से बात कर अपने कमरे में चली गई और सारा दिन उदास अपने ही विचारों में खोई रही। रात को जब रामदास घर लौटा और उसने सीमा के बुझे हुए चेहरे को देखा तो पूछ बैठा, क्या हुआ सीमा? उसकी आंखों में आंसू भर आए और रोते रोते उसने रुक्मणी की सारी बातें रामदास को बता दी। रामदास सब कुछ समझता था, लेकिन अब उसके लिए सीमा अधिक अहमियत रखती थी। वह सीमा को अधिक तवज्जो देने लगा था। रामदास ने सीमा को सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हें रुक्मणी की बातों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखा करो। जो भी कहना हो मुझसे कहो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने सीमा को अपने गले से लगा लिया। इसके बाद रामदास और रुक्मणी के बीच बातें होना बिल्कुल बंद हो गईं। एक तरफ रामदास के मन में रुक्मणी के सामने अपराध बोध था और दूसरी तरफ रुक्मणी का क्रोध, जिसने दोनों को एक दूसरे से पूरी तरह दूर कर दिया था। अब रामदास पूरी तरह से सीमा का हो गया था। उसने बच्चों की जरूरतों को भी सीमा से पूछकर ही पूरा करना शुरू कर दिया। बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनकर सीमा का दिल खुश हो जाता था। 3-4 साल तक अकेलेपन में बिताने के बाद सीमा अब एक भरे पूरे परिवार का हिस्सा बन गई थी। जब बच्चे उसे छोटी मां कहकर बुलाते तो उसके भीतर बड़प्पन का एहसास होता, और जब रामदास उसके लिए स्नेह बरसाता, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता, तो जैसे पिता की कमी पूरी हो जाती थी। इस घर में एक अजीब सा रिश्ता पनप रहा था, जहां एक तरफ रामदास और सीमा का अपनापन था, वहीं दूसरी तरफ रुक्मणी की नफरत और दूरी बढ़ने लगी थी। रुक्मणी की यह नफरत बच्चों पर भी असर डालने लगी, क्योंकि वह अपने बच्चों को सीमा से दूर रखना चाहती थी। उसे डर था कि जैसे उसका पति उसे छोड़ चुका है, वैसे ही उसके बच्चे भी कहीं सीमा के प्यार के चलते उससे दूर ना हो जाए। इन हालातों ने रुक्मणी को और भी अधिक चिड़चिड़ा बना दिया था, जबकि सीमा को इन घटनाओं का फायदा हुआ, क्योंकि बच्चों को अब रामदास और सीमा का अधिक प्यार और दुलार मिलने लगा था। 2 साल गुजरते गुजरते सीमा गर्भवती हो गई। इस दौरान रुक्मणी के मन में उपजे गहरे दुख के साए और भी गहरे होते गए। वह अब दिल से मानने लगी थी कि समाज में रुक्मणी को ही पत्नी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन घर के माहौल में अब सब कुछ बदल चुका था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सीमा ने रामदास के मन में रुक्मणी के खिलाफ धीरे धीरे संदेह के बीज बोने शुरू कर दिए। उसने रुक्मणी के खिलाफ बातें रामदास के कानों में भरनी शुरू कर दी। हालांकि रामदास ने अब तक रुक्मणी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था और वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था, लेकिन सीमा के प्रति रुक्मणी के व्यवहार पर उसे खिन्नता होती थी। फिर भी वह सब कुछ अनदेखा कर दिया करता था। सीमा ने अब रामदास पर दबाव डालना शुरू कर दिया, ताकि वह रुक्मणी के अधिकार को कम करके उसके हिस्से में अधिक से अधिक प्रेम और महत्व दे सके। कि वे शहर जाने और वहीं घर स्थानांतरित होने का विचार धीरे धीरे सीमा के मन में गहराने लगा। वहां जाकर रामदास फैक्ट्री का संचालन भी सहजता से कर सकेगा और साथ ही उनका परिवार भी एकजुट रहेगा। सीमा का मानना था कि वही उनके आने वाले बच्चे का जन्म होगा और समाज उसे रामदास की पत्नी के रूप में मान्यता देगा। कई दिन की झिझक और अनिर्णय के बाद रामदास ने सीमा की बात मान ली और शीघ्र ही परिवार के साथ शहर में जाकर बस गया। शहर पहुंचने के पश्चात सीमा ने कोठी के पिछवाड़े में नौहरे का एक छोटा सा कमरा रुक्मणी को दे दिया, जबकि बच्चों को अपने साथ मुख्य कोठी में रख लिया। उसे इस बात का पूरा भान था कि रामदास अपने बच्चों से गहरा स्नेह करता है और बच्चों की उपस्थिति उसे और करीब लाएगी। बच्चों से उसका कोई वैर न था। दरअसल रुक्मणी की नफरत ही थी जिसने उसे बच्चों से दूर कर दिया था। प्रारंभिक दौर में सीमा ने रुक्मणी के प्रति छोटी बहन जैसा स्नेहिल व्यवहार रखा था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को रुक्मणी की परिस्थितियों का दोषी मानना बंद कर दिया। उसके विचार में यदि रुक्मणी की दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार था तो वह रामदास ही था। सीमा खुद अपनी स्थितियों के चलते इस जीवन में आ गई थी और रामदास व रुक्मणी के रिश्ते तो पहले से ही दरक चुके थे। अब सीमा के दिल में
रुक्मणी के लिए विशेष कोई स्थान न था और उसने उसे अपने जीवन में ही एक गौण भूमिका तक सीमित कर दिया। रामदास ने भी घर के सारे फैसले सीमा के हाथों में सौंप दिए और वह अब पूरे घर में अपनी धाक के साथ शासन करने लगी थी। अब जो रमण 10 वर्ष का हो चुका था, उसने जीवन के कई पहलुओं को समझना शुरू कर दिया था। सीमा के व्यवहार से बच्चों में खुशी का भाव बना रहता था और वे मां के प्यार की कमी अधिक महसूस नहीं करते थे। बच्चों ने भी रुक्मणी से दूरी बनाए रखी और पिता या सीमा के फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठाया। यदा कदा वे मां से मिलने उसके कमरे में जाते, लेकिन रुक्मणी का ठंडा और उखड़ा हुआ व्यवहार उन्हें अंदर तक चोट पहुंचाता था। समय बीतता गया और सीमा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भावेश रखा गया। इस खुशी के मौके पर रामदास ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया, जिसमें नगर के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया गया। इस महफिल में रुक्मणी की कहीं कोई चर्चा नहीं थी और समाज के समक्ष सीमा ही रामदास की पत्नी के रूप में प्रस्तुत थी। शहर में बसे हुए उन्हें 15 वर्ष बीत चुके थे। रमन ने वह की पढ़ाई पूरी कर पिता के साथ फैक्ट्री के कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर दिया था, जो अब काफी विस्तृत हो चुका था। मीना की शादी हो चुकी थी और वह अपनी ससुराल में सुखी जीवन बिता रही थी। गगन और भावेश अभी अपनी पढ़ाई कर रहे थे। भाई बहनों के बीच प्रेम की डोर इतनी मजबूत थी कि सौतेलेपन का कहीं कोई आभास नहीं होता था। रमन की शादी लक्ष्मी से हो चुकी थी और लक्ष्मी अपनी सास सीमा की सेवा में लगी थी। उसके मन में सुबह की बातचीत को लेकर कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे, लेकिन उसने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए तत्काल कुछ न पूछने का निर्णय लिया। लक्ष्मी एक समझदार और शिक्षित महिला थी, जो परिस्थितियों को भली भांति समझने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहती थी। वह जानती थी कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर उलझनों को और बढ़ा देते हैं और रिश्तों में खटास ला सकते हैं। अभी वह रमण से बात करने का सही समय खोज रही थी ताकि वह सारी बातें सुलझा सके। सीमा की आवाज ने अचानक लक्ष्मी के विचारों को भंग कर दिया। वह बोली, जाओ बहू, अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो। सुबह से ही काम में लगी हो, थक गई होगी। लक्ष्मी ने विनम्रता से जी माँ जी कहते हुए उठने का उपक्रम किया, परंतु जाते जाते अचानक रुक गई। सीमा ने भांप लिया कि लक्ष्मी कुछ कहना चाहती है। उसने पूछा, क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? लक्ष्मी ने अपने भीतर की हलचल को शांत करते हुए पूछा, माँ जी, क्या मैं दूध ले आऊं? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बच्चों को दे देना और खुद भी ले लेना। इतना कहकर लक्ष्मी कमरे से बाहर निकल आई और अपने भीतर चल रहे विचारों को संयमित करने लगी। उसने ठान लिया कि अब इस विषय पर वह रमन से ही बात करेगी। कमरे में रमन उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लक्ष्मी ने चुपचाप उसके हाथ में दूध का गिलास थमाया और पास बैठ गई। उसके मन में फिर से द्वंद्व उठने लगा कि रमन से बात करे या ना करे। रमन का स्वभाव उसके लिए अभी भी एक पहेली जैसा था, क्योंकि वह कम बोलने वाला और चुपचाप रहने वाला इंसान था। उसे समझने में अभी समय लगने वाला था और यही कारण था कि लक्ष्मी के मन में एक संकोच था। रमन, जो अपनी नई नवेली पत्नी की खुशी के बारे में सोच रहा था, लक्ष्मी के चेहरे की गंभीरता देखकर अचंभित हो गया। उसने लक्ष्मी को चुपचाप और गहरी सोच में डूबा हुआ देखा तो पूछ बैठा, क्या सोच रही हो लक्ष्मी? लक्ष्मी ने जल्दी से अपने विचारों को छिपाने की कोशिश की और बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हो। रमन ने लक्ष्मी के हाथ से गिलास लेते हुए उसके चेहरे की थकान को समझने का प्रयास किया। उसने सोचा, शायद मायके में लक्ष्मी ने कभी इतना काम नहीं किया होगा और आज सारा दिन उसने घर के कामों को संभाला है। रमन का मन उसे कुछ पूछने के लिए मचल उठा, लेकिन वह बात शुरू करने से पहले ही खुद को रोक लेता। लक्ष्मी को महसूस हुआ कि अगर वह इस क्षण का उपयोग नहीं करेगी तो वह हमेशा के लिए अपने सवालों के उत्तर से वंचित रह जाएगी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? रमन ने सहजता से कहा, पूछो ना लक्ष्मी, अब हम पति पत्नी हैं, इसमें हिचक कैसी? अगर मुझसे दिल की बात नहीं करोगी तो और किससे करोगी? लक्ष्मी ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और बोल पड़ी, रमन जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये सीमा मम्मी कौन है और आपकी अपनी माँ कहाँ है? ये सवाल जैसे एक विस्फोट था। रमन के चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई। उसका हाथ लक्ष्मी के हाथ से फिसल गया और वह सोच में डूब गया
कि लक्ष्मी को यह बात किसने बताई। उसने घबराकर पूछा, घर में कोई चर्चा हुई है क्या? लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, घर में कोई बात नहीं हुई। लेकिन क्या यह सच है? उसने रमन का हाथ थामकर फिर पूछा। रमन का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने बुझे स्वर में कहा, हां, यह सच है। रमन की सोच में डूबे होने का प्रश्न था। आखिर उसे यह कैसे पता चला? सीमा की मां तो हर संभव प्रयास में लगी थी कि शादी से उसे दूर ही रखा जाए। अब इस पर सीमा की मां क्या कहेंगी? हमने तो इस बात को उसके परिवार से भी छिपा रखा था। हल्की घबराहट से रमन ने पूछा, सीमा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ लक्ष्मी? उसने अपने हाथ को उसकी पत्नी के कंधे पर रखते हुए कहा। उसकी नजरें लक्ष्मी की आंखों में जैसे जवाब खोजने लगी। लक्ष्मी ने तब बताया कि सुबह गली में कुछ औरतें जो बातें कर रही थी वह उसने सुनी थी। इस पर रमन ने कहा, सीमा हमारी छोटी माँ है, लेकिन मेरी असली माँ रुक्मणी है जो कोठी के पीछे रहती है। रमन ने अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी कहानी लक्ष्मी के सामने रख दी। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसकी असहायता और विवशता को बयान कर रहे थे। उसने बताया कि सीमा माई हमेशा उनकी मां के खाने पीने और पहनावे का ध्यान रखती थी। बचपन में कभी पढ़ाई का बहाना बनाकर उन्हें मां से दूर रखा गया, तो कभी मां की मानसिक स्थिति का हवाला देकर उन्हें अलग रखा गया। रमन ने कहा, जब तक मैं छोटा था तब भी मां से मिलने के मौके निकालता था, लेकिन व्यस्तता में कभी कभी ही मां के पास जाकर उन्हें खाना खिलाता और देख आता था। लक्ष्मी ने आश्चर्य से रमन को देखा, जैसे वह किसी अनहोनी को देख रही हो। उसने कहा, रमन जी, कैसे कोई अपनी ही मां के साथ ऐसा कर सकता है? तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मां के साथ अन्याय किया और तुम भी कभी विरोध नहीं कर पाए। तब तुम छोटे थे, पर अब तुम समर्थ हो। आज तुम्हारी क्या मजबूरी है? उसकी आवाज में दुख के साथ क्रोध भी था। रमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लक्ष्मी, घर का माहौल तुम नहीं जानती। छोटी मां इस घर की मालकिन है। जो वह सही समझती है वही होता है। हम उनके सामने कुछ नहीं कह सकते। इंदिरा ने एक थके हुए और लाचार स्वर में कहा। तो लक्ष्मी बोली, पर क्या तुमने कभी घर में यह बात उठाई कि तुम अपनी मां को अपने साथ रखना चाहती हो? आखिर तुम घर के बड़े बेटे हो, इतना हक तो तुम्हारा होगा ही। लक्ष्मी का यह सवाल सुनकर रमन ने जवाब दिया, नहीं, फैक्ट्री और यह घर दोनों पापा के नाम पर है। सीमा माई ने ही बचपन से हमारा ख्याल रखा है। हम तीनों भाई बहनों को मां का प्यार दिया है। हम उन्हें कैसे नाराज कर सकते हैं? और अगर पापा भी नाराज हो गए तो? रमन ने अपने विचार और अपनी मजबूरियां लक्ष्मी के सामने रख दी। और मम्मी तो वैसे भी मानसिक रूप से अस्थिर है। लक्ष्मी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रमन, वो तुम्हारी सगी मां है और उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या तुम नहीं जानते? रमन स्तब्ध होकर लक्ष्मी को देखने लगा और बोला, लेकिन लक्ष्मी, मेरे हाथ में क्या है? अगर छोटी मां और पापा नाराज हो गए तो हम दोनों का नुकसान हो सकता है। उसकी आंखों में छिपा हुआ डर अब साफ साफ लक्ष्मी के सामने आ गया था। लक्ष्मी उसकी चिंता को समझते हुए बोली, यह कोई नुकसान नहीं होगा रमन जी। वो सोचते हुए बोली, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं इस घर की बहू हूं और सब कुछ संभाल लूंगी। किसी को नाराज नहीं होने दूंगी और मम्मी जी भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। लक्ष्मी की बात सुनकर रमन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी ने उसे टोकते हुए कहा, तुम इन किंतु परंतु को छोड़ो। हमें मां को फिर से परिवार में उनका स्थान दिलाना है और इसके लिए हमें सबसे पहले उनके लिए कुछ करना होगा। रमन ने धीरे से कहा, लक्ष्मी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर सब कुछ पहले जैसा हो गया तो मुझे सबसे अधिक खुशी होगी। उसकी आवाज में उम्मीद और सावधानी दोनों थी। लक्ष्मी ने आश्वस्त होकर कहा, चिंता मत करो रमन जी, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर वह रमन के करीब आई और धीरे से कुछ समझाने लगी, जिससे रमन को एक ओर हैरानी हो रही थी और दूसरी ओर उम्मीद भी जग रही थी। बीच बीच में रमन सिर हिलाकर सहमति व्यक्त करता रहा। अंत में जब लक्ष्मी ने सब समझा दिया तो रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था, ना ही मेरे पास इतनी हिम्मत थी। तुम मेरे जीवन में जैसे खुशियों की बहार लेकर आई हो। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझे इनाम दीजिए। रमन हंसते हुए बोला,
क्या दूं? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। जो भी कहोगी मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। उसने प्यार से लक्ष्मी का हाथ थाम लिया और कहा, बस तुम्हारा प्यार और विश्वास चाहिए लक्ष्मी। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, वो तो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। अब आधी रात का सन्नाटा गुजर चुका था और पति पत्नी के बीच का प्रेम इस अंधेरी रात में और भी गहरा हो चला था। आत्मा और मन का मिलन सच्चे दाम्पत्य जीवन की वह नींव है जिस पर आने वाली हर चुनौती धीरज से टिकती है। सीमा किसी गहरी सोच में डूबी थी। तभी रमन हड़बड़ाते हुए आया और बोला, छोटी माँ, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। खाना भी नहीं खा पाई है और उनकी सांसें भी बेहद तेज चल रही है। क्या डॉक्टर को बुलवाना चाहिए? नहीं, सीमा ने घबराते हुए कहा, डॉक्टर बुलाने में देर हो सकती है। शायद हमें उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। रमन की बातों से सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। दरअसल कुछ दिन पहले ही वह रुक्मणी की देखभाल करने के लिए वहां गई थी, लेकिन शादी की व्यस्तताओं में उलझकर वह अपने कर्तव्य से विमुख हो गई। उसने नौकरानी से भी यह नहीं पूछा था कि उन्होंने ठीक से ध्यान रखा या नहीं। अब उसे डर सताने लगा था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। उसने खुद से सवाल किया कि कहीं रमन और बच्चों की नजरों में वह गिर न जाए, और सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं रामदास ने उसे गलत समझ लिया तो। इस समय बहू घर पर है, पता नहीं उसे क्या क्या खबर लगी होगी। और रमन, वह भी अब बदला बदला सा लग रहा था। सीमा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, रमन बोला। सीमा खुद को समेटते हुए बोली, शादी के कामों में मैं उनका सही से ध्यान नहीं रख पाई। नौकर तो तुम जानते ही हो, वे कभी ढंग से काम नहीं करते। मैं भी साथ चलती हूँ। तुम्हारे पापा तो फैक्ट्री चले गए हैं। अस्पताल के बाहर डॉक्टर के कमरे के सामने सीमा बेचैनी से बेंच पर बैठी थी। रमन और लक्ष्मी रुक्मणी के साथ अंदर थे। उसके दिमाग में बहुत से सवाल उमड़ रहे थे। सुबह जो कुछ हुआ वह अब तक उसे पूरी तरह समझ नहीं आया था। उसे रमन से बात करने का मौका भी नहीं मिला था, और अब एक और परेशानी उसके सिर पर आ खड़ी हुई थी। सुबह जहां वह बेहद खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थी, अब वही चिंता और घबराहट उसके दिल में घर कर चुकी थी। बीते 20 सालों से जिस साम्राज्य का सुख वह अकेले भोग रही थी, उसे अब बिखरने का डर सताने लगा था। उसने सोचा कि जैसे ही मौका मिलेगा वह रमन से बात करेगी और यह पता लगाएगी कि उसने लक्ष्मी को क्या क्या बताया है। वह अपने विचारों में उलझी ही थी कि रमन बाहर आ गया। सीमा ने उसकी ओर देखा और घबराहट भरे स्वर में पूछा, कैसी है जीजी? उसकी आवाज में घबराहट सिर्फ रुक्मणी के लिए नहीं थी, बल्कि आने वाले कल की चिंता भी उसकी धड़कनों में घुली हुई थी। रमन सीमा की यह चिंता समझ गया था। उसने कहा, मम्मी की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है छोटी माँ। उसकी आवाज में गहरा पश्चाताप और लाचारी झलक रही थी। मुझे कुछ कहना था। सीमा ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन रमन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं छोटी माँ, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने हमेशा हम सबको अच्छे से संभाला है। असल गलती मेरी है। मुझे मम्मी का ठीक से ध्यान रखना चाहिए था। रमन की दिलासा भरी बातें सुनकर सीमा को थोड़ी राहत जरूर मिली, पर अंदर की बेचैनी अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हो पाई थी। सच तो यह था कि शादी से कुछ दिन पहले ही रमन की छोटी बहन मीना आई थी, और लक्ष्मी के आने से एक दिन पहले ही वह अपने ससुराल लौट गई थी। उन्हीं दिनों मीना ने रुक्मणी की देखभाल की थी। रमन उन दिनों कई बार मां के आशीर्वाद के लिए गया था। उसकी मां शांत थी और बेटी मीना के हाथों में कुछ थमा दिया था। मीना की शादी के बाद से ही जब भी वह आती, उसकी कोशिश रहती कि मां के साथ समय बिताए। भले ही सीमा का अब भी आदर करती थी। सीमा ने इस बात को महसूस किया था, लेकिन मीना ने उसे कभी कुछ नहीं कहा। मीना पहले भी आती थी और हमेशा से ही वह सीमा का मान सम्मान करती रही थी। रमन के व्यवहार में भी सीमा ने कोई बदलाव महसूस नहीं किया था, जिससे उसे एक प्रकार की संतुष्टि मिली थी। छोटी मां, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। आप काफी थक गई होंगी, रमन ने कहा। सीमा ने उसे रुकते हुए कहा, रमन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सीमा के दिल में बेचैनी थी। रमन ने कहा, हाँ छोटी मां, पूछिए क्या पूछना है। सीमा ने फिर हिम्मत करते हुए कहा, रमन, क्या तुमने लक्ष्मी को यह बताया है कि मैं तुम्हारी सौतेली मां हूं और रुक्मणी जीजी तुम्हारी सगी मां है? और क्या तुमने उसे और कुछ बताया है?
सीमा ने बेचैन मन से रमन से यह सवाल किया, पर तभी पवन कुछ कहने ही वाला था कि लक्ष्मी आ गई और रमन चुप हो गया। लक्ष्मी ने एक पर्ची देते हुए कहा, यह दवाइयां है, और फिर चुप हो गई। रमन दवाइयां लेने चला गया और सीमा के मन में बेचैनी की लहर फिर से उठने लगी। अब सीमा सोचने लगी कि रमन से तो बात नहीं हो पाई, क्या लक्ष्मी से पूछूं? तभी लक्ष्मी ने कहा, माँ जी, आप कुछ सोच रही है? सीमा ने कहा, हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है बहू। लक्ष्मी ने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया और बोली, पूछिए माँ जी। सीमा ने साहस जुटाते हुए पूछा, लक्ष्मी, क्या रमन ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया है? लक्ष्मी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, जी। और फिर उसने पैनी नजरों से सीमा की ओर देखा। सीमा ने बात बदलते हुए पूछा, रुक्मणी दीदी की तबीयत अब कैसी है? क्या मैं उन्हें देख आऊं? लक्ष्मी बोली, नहीं, वे अभी ठीक नहीं है और सो रही है। दवाइयों का असर है। आप चाहें तो दूर से देख सकती है। सीमा ने झिझकते हुए कहा, नहीं, अगर वे सो रही है तो बाद में देख लूंगी। दोनों कुछ देर चुप रही, पर फिर सीमा से रहा नहीं गया और उसने फिर पूछा, लक्ष्मी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूं और रुक्मणी दीदी तुम्हारी सगी माँ? लक्ष्मी ने कहा, माँ जी, रमन ने तो मुझे कुछ नहीं बताया था। यह तो मुझे गली में कुछ औरतों से पता चला। वे हमारे घर के बारे में बातें कर रही थी। कल जब मैं किचन में काम कर रही थी तो उनकी बातें मेरे कानों में पड़ गईं। सीमा ने फिर पूछा, क्या कह रही थी वे औरतें? लक्ष्मी ने उन औरतों की बातचीत को थोड़ा घुमा फिराकर सीमा के सामने रख दिया और सच्चाई को उसी तरीके से प्रस्तुत किया जैसे उसने सुना था। लक्ष्मी की बात सुनकर सीमा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, बहू, मैं तुम्हें क्या बताऊं? रुक्मणी दीदी को कभी कभी मानसिक रोग के द्वारे बढ़ते हैं, इसलिए उन्हें कोठी के पीछे के कमरे में रखा गया है। उस वक्त वह खुद को या किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकती है। बहू, तुम मेरे बारे में गलत मत सोचना। अगर मैं रुक्मणी जीजी के साथ रहती तो मीना और गगन को अपने बच्चों की तरह कैसे पाल पाती। रमन और मैंने हमेशा मीना और गगन को अपने बच्चों जैसा ही माना। मेरा भाग्य ही ऐसा है बहू कि रुक्मणी जीजी जब से हमारे घर आई तब से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। पहले वह सिर्फ मानसिक रूप से थोड़ी अस्थिर और चिड़चिड़ी थी, पर बाद में उनका हाल और भी खराब हो गया। सीमा अपनी सफाई देती रही, मानो उसे एक ही सांस में सब कुछ कह देना हो। लक्ष्मी ने देखा कि सीमा की आंखें नम हो गई थी। वह उठकर दूर एक बेंच पर जाकर बैठ गई और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। सीमा को यह तसल्ली थी कि रमन ने अभी तक लक्ष्मी को सब कुछ नहीं बताया था। लक्ष्मी को ऐसा लगा कि शायद सीमा की सच्चाई अब सामने आ रही थी, इसलिए वह अपने भाग्य को कोस रही थी। तभी रमन दवाइयां लेकर वापस आ गया। उसी समय दूसरी ओर से रामदास जी, गगन और भावेश भी आते हुए दिखाई दिए। सीमा चुपचाप बैठी रही और रमन ने अपने पिता को मां की तबीयत के बारे में बताया। लक्ष्मी डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठी सुबह की घटनाओं के बारे में सोच रही थी, जबकि डॉक्टर रुक्मणी जी का चेकअप कर रहे थे। रमन और लक्ष्मी जब रुक्मणी के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक छोटा सा पुराना कमरा था। रुक्मणी चारपाई पर लेटी हुई थी। कमरा लंबे समय से साफ नहीं हुआ था और दीवारों पर पुरानी परतें छड़ी थी। लक्ष्मी ने पूछा, मम्मी जी कैसी हैं? उनकी सांस बेहद कमजोर और अस्त व्यस्त स्थिति में थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्होंने कई दिनों से खुद पर ध्यान नहीं दिया था। रुक्मणी देवी की उम्र करीब 45-50 साल के आसपास थी। अपने समय में वह बेहद सुंदर रही होंगी, लेकिन उम्र की क्रूरता ने उनके शरीर को थका दिया था। उनके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां थी और वह एक पुरानी चादर ओढ़े लेटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मीना के जाने के बाद किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब रुक्मणी ने रमन और लक्ष्मी को देखा तो वह उठने की कोशिश करने लगी, पर कमजोर शरीर उन्हें उठने नहीं दे रहा था। रमन ने उन्हें सहारा दिया और लक्ष्मी ने उनके पैर छुए। रुक्मणी ने उन्हें आश्चर्य से देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। रुक्मणी ने बहुत धीमी और कमजोर आवाज में कहा, मैं ठीक हूं बेटा। उन्होंने लक्ष्मी की ओर देखते हुए कहा, तुम रमन की बहू हो, तुम यहां कैसे आई? उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि हर शब्द बोलने के लिए
उन्हें पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। लक्ष्मी ने उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और चारपाई पर बैठ गई। रुक्मणी के पैरों के पास बैठकर लक्ष्मी ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, अब आपकी बहू आ गई है और मैं आपको किसी भी तकलीफ या परेशानी से दूर रखूंगी। इस पर रुक्मणी की आंखें नम हो गईं और वे भावुक होकर बोली, बहू, जवानी तो दुखों में ही गुजर गई, अब बुढ़ापे में सुख का क्या मोल। रमन ने लक्ष्मी से कहा, चलो लक्ष्मी, हम मम्मी जी को अस्पताल लेकर चलते हैं। मैं बाहर सबको सूचित करता हूं, तब तक तुम मम्मी जी के कपड़े वगैरह तैयार कर दो। रमन बाहर चला गया और लक्ष्मी रुक्मणी के पास बैठ गई। वह उनसे कहने लगी, मम्मी जी, ऐसा लगता है जैसे आपने अपने जीवन से पूरी तरह निराशा महसूस कर ली है। रुक्मणी ने गहरी सांस लेकर कहा, अब इस जीवन में रखा ही क्या है, पति और बच्चे सभी पराये से लगने लगे हैं, अपना तो कोई नहीं बचा, अब तो बस मौत ही राहत दे सकती है। इस अकेलेपन से अब और सहन नहीं होता। इस कमरे में पड़े पड़े बरसों बीत गए, बाहरी दुनिया को देखे मानो युग बीत गए हो। रुक्मणी की लंबी बातें सुनते सुनते उन्हें खांसी आ गई। लक्ष्मी ने उनकी पीठ और सीने पर हाथ फेरते हुए उन्हें आराम देने की कोशिश की, फिर उन्हें पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी ने उन्हें भोजन करने का आग्रह किया और धीरे धीरे उनके मुंह में छोटे छोटे निवाले रखने लगी। कुछ निवाले खाने के बाद रुक्मणी ने मना कर दिया और लेटने लगी। लक्ष्मी ने उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया। थोड़ा आराम मिलने पर रुक्मणी फिर से बोलने लगी, जैसे वर्षों की चुप्पी आज टूट गई हो, मानो उनके दिल की सारी बातें आज बाहर आनी हो जो अब तक दबे पड़ी थी। रुक्मणी ने उदास स्वर में कहा, बहू, यह अकेलापन जैसे जान ही लेने को आता है, कुछ भी मन को नहीं भाता, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वह मुझे उठा ले। लक्ष्मी ने उनके हाथ को सहलाते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, ऐसा नहीं कहते, अगर बुरे दिन हैं तो अच्छे भी लौटेंगे, आपके पुराने सुखद दिन भी फिर से आएंगे। अब मैं यहां हूं और मुझे भी तो अपने पति की जननी के साथ रहने का अधिकार है ना। थोड़ा हंसते हुए रुक्मणी ने पूछा, एक बात बता बहू। लक्ष्मी ने जिज्ञासु होते हुए कहा, क्या मम्मी जी। रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने रमन पर क्या जादू कर दिया। वह डॉक्टर को बुलाने चला गया, वो तो कभी सीमा की इजाजत के बिना एक गोली भी नहीं लाता था। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इतना सुनते ही रुक्मणी चुप हो गई। तभी रमन आ गया और दोनों ने मिलकर रुक्मणी को सहारा दिया, फिर उन्हें अस्पताल लेकर गए। रामदास, सीमा, गगन और भावेश सभी उन्हें देखने के लिए कमरे में गए, पर दवाइयों के असर के कारण रुक्मणी गहरी नींद में थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुर्दनी थी। जब रामदास की नजर रुक्मणी पर पड़ी तो वह हक्का बक्का रह गए। सालों से उन्होंने रुक्मणी को देखा ही नहीं था। लगभग 60 की उम्र में भी वह खुद तंदुरुस्त और प्रभावशाली लग रहे थे, लेकिन उनसे कुछ साल छोटी रुक्मणी बुरी तरह बूढ़ा गई थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बाल सफेद हो गए थे और शरीर इतना कमजोर हो गया था कि मानो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया हो। रामदास को अपनी पुरानी यादें ताजा हो गई, जब रुक्मणी के बिना वे एक पल भी नहीं रह पाते थे। अब वह वही रुक्मणी नहीं थी जिनके लिए उन्होंने कभी घर नहीं छोड़ा था। सीमा, जो अब तक रुक्मणी की देखभाल की जिम्मेदारी निभाती आ रही थी, खुद को असहज महसूस करने लगी। उसने सबको यह यकीन दिलाया था कि वह रुक्मणी का ख्याल अच्छे से रख रही है, पर हकीकत कुछ और थी। सीमा खुद को गलती का एहसास दिलाते हुए बाहर निकलने लगी। रामदास और सीमा दोनों के मन में बहुत कुछ चल रहा था। खासकर नई बहू लक्ष्मी के सामने वे शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उन्हें यह भी डर सता रहा था कि रुक्मणी की ऐसी हालत लक्ष्मी और उसके परिवार के सामने खुल जाएगी। अस्पताल से बाहर निकलते समय रामदास ने रमन की तरफ मुड़कर अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर उसके हाथ में रख दी। लक्ष्मी ने सीमा से कहा, मम्मी जी, आप भी घर जाएं, आप थक गई होंगी, हम यहां संभाल लेंगे। गगन और भावेश भी बोले, भाभी, हम भी यहीं रुक जाते हैं। पर सीमा चुपचाप रामदास के पीछे चल पड़ी। सीमा सोच रही थी कि शायद रामदास उससे कुछ कहेंगे या कोई सवाल पूछेंगे, लेकिन रामदास खुद अपनी गलती से शर्मिंदा थे। उन्होंने कभी रुक्मणी की हालत पर ध्यान नहीं दिया।
हमेशा सीमा की बातों पर भरोसा करते रहे। अब बच्चे जवान हो चुके हैं और आत्मनिर्भर भी। जब नई बहू घर आई तो वह क्या सोचती होगी? क्या उसने रमन से हमारे बारे में कुछ कहा होगा? इन्हीं उधेड़बुन में डूबे रामदास चुपचाप चल रहे थे। दोनों अपनी अपनी सोच में खोए थे। जैसा कि सीमा ने लक्ष्मी को बताया था कि रुक्मणी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसी आधार पर लक्ष्मी ने सबको बताया था कि रुक्मणी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसने यह भी जोड़ दिया कि डॉक्टर ने उनसे मिलने की मनाही की है और अब रुक्मणी का इलाज एक मानसिक अस्पताल में होगा। लक्ष्मी ने डॉक्टर से बात कर यह तय करवा लिया था कि रुक्मणी को मायके के शहर के एक अस्पताल में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां उनसे मिलने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इससे इलाज में बाधा पड़ती है। अस्पताल के नियमों के अनुसार सिर्फ एक व्यक्ति उनसे मिल सकता है, इसलिए किसी को भी अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीच बीच में हम उन्हें देखने जाएंगे और मेरे मायके वाले भी वहां हैं, तो वे देखभाल कर लेंगे। लक्ष्मी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि वह ससुराल की बदनामी नहीं होने देगी। इस तरह रुक्मणी अस्पताल में रहने लगी। 1 साल बीत गया। इस दौरान पवन और लक्ष्मी कभी कभी उनसे मिलने जाते थे और कभी कभी रात भी वहीं गुजारते थे। रामदास और सीमा ने जब 1-2 बार देखने जाने की इच्छा जताई तो रमन और लक्ष्मी ने उन्हें चिंता न करने की बात कहकर टाल दिया। सीमा और रामदास वैसे भी अपने अंदर की शर्मिंदगी से जूझ रहे थे और रुक्मणी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि सामना होने पर रुक्मणी का व्यवहार कैसा होगा, इसलिए वे चुपचाप उनकी बात मान लेते थे। लक्ष्मी और रमण अभी भी सीमा को वही सम्मान देते थे जैसा वे पहले देते थे। अपने दिल में वे यह समझते थे कि छोटी मां ज्यादा दोषी नहीं है, उसने बस उस मुश्किल घड़ी में जो सहारा मिला उसे थाम लिया। जब सीमा घर आई थी तब रमन सिर्फ 7-8 साल का था और उसने रुक्मणी और रामदास के बीच के झगड़े को देखा और थोड़ी बहुत समझ भी लिया था। सीमा ने शुरू में रुक्मणी की मां जैसी भूमिका निभाई, लेकिन मां अपने पति की बेवफाई को सहन नहीं कर पाई और उसने अपना सारा गुस्सा बच्चों और सीमा पर निकाला। गलती पिता की थी, लेकिन सजा सभी को मिली। उस समय सीमा चाहती तो बच्चों को और भी दुखी कर सकती थी, लेकिन शायद उसने ऐसा नहीं किया। सीमा मन ही मन शर्मिंदा थी, इसलिए वह कुछ नहीं कहती थी। पर वास्तविकता यह थी कि रमन और लक्ष्मी ने रुक्मणी को एक अलग कमरे में स्थानांतरित कर दिया था, जहां एक नर्स भी उसकी देखभाल के लिए मौजूद थी। नर्स घरेलू कार्यों में भी हाथ बटाती थी। रुक्मणी को असल में किसी चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसे भावनात्मक संबल, शांति और अपनेपन की जरूरत थी, जिसे लक्ष्मी और रमन मिलकर पूरी कर रहे थे। उनके खान पान और समर्पित सेवा ने उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर दिया था। धीरे धीरे रुक्मणी की सेहत सुधरने लगी। उनके शरीर ने फिर से दम भरा, चेहरा फिर से जमा दिखने लगा और जो झुर्रियां कभी थी वो मानो गायब हो गईं। उनकी आंखों में अब एक नई चमक आ गई थी और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल चुका था। जो कुछ बीता उसे उन्होंने भाग्य की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया था। अब उनका एकमात्र उद्देश्य था परिवार के साथ अपने शेष जीवन को सुकून और आनंद के साथ बिताना। आज रमन और लक्ष्मी की शादी की पहली सालगिरह थी और घर में सुबह से ही उत्सव का माहौल था। रामदास और सीमा ने इस अवसर को खास बनाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। शायद वे दोनों इस तरह से अपनी कुछ पिछली गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते थे। जो सम्मान कभी उन्होंने नहीं दिया था, आज वे उस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। घर को शानदार तरीके से सजाया गया था और शाम के खाने का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया था। कई मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। लक्ष्मी के मायके वाले भी इस खुशी में शरीक होने आ रहे थे। लक्ष्मी और रमन ने भी इस खास दिन के लिए कुछ विशेष योजना बना रखी थी। शाम के करीब 7 बजे लक्ष्मी तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाने की बात कहकर निकली थी। तभी मीना आई और उसे मालूम हुआ कि उसकी मां अस्पताल में है। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी मां के दिन अब बहू के आने से बेहतर हो सकते हैं। तभी उसने देखा कि लक्ष्मी आ रही थी और उसके साथ एक प्रभावशाली महिला भी थी। सभी की निगाहें उस महिला पर टिक गई, खासकर लक्ष्मी के मायके वाले जो पहले से ही आ चुके थे। सबके मन में यही सवाल था, लक्ष्मी के साथ यह महिला कौन है?
जब वे दोनों नजदीक आई तो सीमा और रामदास भी आश्चर्य से देखते रह गए, क्योंकि यह वही रुक्मणी थी। दोनों के मुंह से एक साथ विस्मय भरा स्वर निकला, रुक्मणी जी। सीमा ने कहा, और रामदास के होठों से भी वही नाम फिसला। रुक्मणी मुस्कुराई और उन्होंने स्नेह से सीमा के गालों पर हल्के से थपथपाया। यह स्पर्श जैसे सीमा के मन को आश्वस्त कर गया कि रुक्मणी ने उसे दिल से माफ कर दिया है। तुरंत ही सीमा उनके चरणों में झुक गई और आंखों में आंसू लिए बोली, मुझे माफ कर दीजिए जीजी, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया। रुक्मणी ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। वे बोली, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है सीमा, तुमने मेरे बच्चों को कभी सौतेले नहीं समझा, हमेशा मां की तरह प्यार दिया, दुलार किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुमने लक्ष्मी जैसी बहू को इस घर में लाकर मेरा जीवन फिर से सार्थक बना दिया। तुम्हारी कोई बड़ी गलती नहीं थी, तुम तो खुद एक बच्ची थी उस समय। रामदास अपने की पर बेहद लज्जित थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर रुक्मणी के सामने झुका दिए और बोले, मैं अपने कर्मों पर अत्यधिक शर्मिंदा हूं रुक्मणी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे माफ कर दो, शायद मैं माफी के लायक भी नहीं हूं। रुक्मणी ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, जो बीत गया उसे भुला दीजिए। आपने जो किया वह माफी के योग्य तो नहीं, पर आपने इस घर में बच्चों को कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। सीमा ने उनका भरपूर ख्याल रखा। मैं आपको आपकी गलतियों के लिए माफ करती हूं। फिर उन्होंने लक्ष्मी की ओर मुड़कर कहा, मेरी बहू नाम की ही लक्ष्मी नहीं, बल्कि असल में लक्ष्मी है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि ऐसी गुणवान, सुशील और समझदार बहू हर किसी को मिले, जिसने अपनी ही सास का हक दिलाने के लिए खुद को बहन के रूप में रखा और बिना किसी को ठेस पहुंचाए सम्मान दिलाया। रुक्मणी ने लक्ष्मी को गले से लगा लिया। मीना और सीमा दोनों तरफ से लक्ष्मी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। रामदास ने भी रमन को गले लगा लिया। गगन और भावेश ने रुक्मणी के चरणों में शीश नवाया और चारों ओर खुशियों का माहौल था। आज रुक्मणी को वही सम्मान मिला जो उनके पहले था। सीमा ने उन्हें बड़ी बहन की तरह अपनाया, जैसे उन्होंने शुरू में किया था, और अब वह सब कर रही थी जो उन्हें पहले करना चाहिए था। उन्होंने रुक्मणी को दिल से अपनी बड़ी बहन मान लिया। कहानी उस समय की है जब रामगढ़ राज्य पर महाराज रामचरण का शासन था। उनके पुत्र राजकुमार चक्रपाणी अब युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे और उनके माता पिता उनकी शादी की चिंता में डूबे रहते थे। हालांकि राजकुमार चक्रपाणी इन विचारों से अछूते रहते हुए अपने ही संसार में मग्न रहते। उन्हें अनजान देशों की यात्रा करने का अत्यंत शौक था और वह प्रायः समुद्री मार्ग से विदेशी भूमि की ओर यात्रा किया करते थे। राजकुमार चक्रपाणी न केवल साहसी बल्कि अत्यंत दयालु और दूसरों की सहायता में तत्पर थे। एक दिन जब वह एक और यात्रा की तैयारी कर रहे थे, उनकी मां उनके पास आई और बोली, बेटा, आज फिर से तुम नई यात्रा पर निकल रहे हो। आखिर कब तक तुम इस तरह यात्राओं में लगे रहोगे? मुझे तुम्हारी चिंता सताती रहती है। मैं नहीं चाहती कि तुम और यात्राएं करो। राजकुमार ने अपनी मां को आश्वस्त करते हुए कहा, मां, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। इस पर रानी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। चक्रपाणी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मां, क्या हमसे कोई भूल हो गई? मैंने कौन सा कर्तव्य अधूरा छोड़ा है? रानी ने नरम लहजे में उत्तर दिया, मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुमने कोई भूल की है, लेकिन अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और इस साम्राज्य की बागडोर संभालनी चाहिए। राजकुमार हंसते हुए बोले, मां, अभी तक मुझे कोई ऐसी राजकुमारी नहीं मिली जो मेरे योग्य हो। जिस दिन मुझे मेरी पसंद की राजकुमारी मिलेगी, उसी दिन मैं विवाह कर लूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो शायद इस बार मैं अपनी पसंद की राजकुमारी के साथ ही लौटूंगा। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं भी यही चाहती हूं कि तुम अपनी राजकुमारी के साथ लौटो और इस राज्य का प्रबंधन संभालो। तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम जल्द घर लौटो। इतना कहकर राजकुमार अपने माता पिता से अनुमति लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन इस बार भाग्य ने कुछ और ही तय कर रखा था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद उनका समुद्री जहाज एक प्रचंड तूफान में फंस गया।
जिससे जहाज पूरी तरह बर्बाद हो गया। जहाज पर जितने लोग थे सब समुद्र में गिर गए, लेकिन राजकुमार एक लकड़ी के तख्ते को पकड़कर तैरते हुए किसी अज्ञात द्वीप के किनारे जा पहुंचे। जब चक्रपाणी को होश आया, वह स्वयं को किसी अज्ञात स्थान पर पाता है। किनारे पर अचेत अवस्था में पड़े राजकुमार को कुछ सैनिकों ने देखा था और उसे महल के कक्ष में लाकर वैद्य की देखरेख में उपचार करवाया गया था। धीरे धीरे उसकी चेतना लौट आई, परंतु स्मृतियां नहीं। उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि वह कौन है और कहां है। दरअसल उसकी स्मृति अब पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। उलझन में पड़े चक्रपाणी महल के गलियारों में इधर उधर भटकने लगे। चलते चलते उसे महल का एक मंत्री मिला, जिसने उनसे पूछा, युवक, अब तुम कैसे हो? चक्रपाणी ने जवाब दिया, आप कौन हैं और मैं यहां कैसे पहुंचा? मंत्री ने कहा, तुम्हें समुद्र के किनारे बेहोश पाया गया था। उस समय तुम्हारी स्थिति अत्यंत गंभीर थी, इसलिए मैंने तुम्हें इस महल में लाने का निर्णय लिया। अब तुम बताओ, तुम कहां से आए हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? चक्रपाणी ने निराशा भरे स्वर में कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरा मस्तिष्क धुंधला है। उसकी बातें सुनकर मंत्री ने एक बार फिर वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने कहा, मंत्री जी, यह युवक अपनी स्मृति खो चुका है। मंत्री को अब चक्रपाणी पर दया आ गई और उसने कहा, जब तक तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते तुम इस महल में रह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? चक्रपाणी ने उत्तर दिया, जो नाम आपको उचित लगे आप मुझे उसी नाम से बुला सकते हैं। मंत्री कुछ पल विचार में डूबा रहा, फिर बोला, तुम्हारा नाम सागर होगा, क्योंकि हम तुम्हें समुद्र के किनारे मिले थे। चक्रपाणी ने कहा, ठीक है, आज से मेरा नाम सागर होगा। इसके बाद से मंत्री और चक्रपाणी में घनिष्ठ मित्रता स्थापित हो गई। महल में रहते हुए चक्रपाणी धीरे धीरे वहां के लोगों के साथ घुल मिल गए। वह कभी कभार उनके कार्यों में भी मदद करने लगे। समय बीतने लगा, लेकिन एक दिन चक्रपाणी ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, मैं यहाँ इतने दिनों से रह रहा हूँ, लेकिन मैंने इस महल में न किसी राजा को देखा है, न रानी को, और न ही कोई राजकुमार या राजकुमारी। आखिर यह महल किसका है और यह इतनी वीरान जगह पर क्यों स्थित है? महल के बाहर भी कोई नहीं दिखता। आप यहाँ क्यों रहते हैं? मंत्री ने इन प्रश्नों का कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। वह केवल इतना बोले, इस महल में हमारी राजकुमारी निवास करती है, उनके समक्ष जाने की अनुमति किसी को नहीं है, इसलिए तुम भी कभी उनके सामने मत जाना। यह कहकर मंत्री वहां से चला गया। महल के भीतर राजकुमारी के कक्ष में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। केवल मंत्री और कुछ चुनिंदा दासियां ही उस कक्ष में जा सकती थी। यह सब देखकर चक्रपाणी के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस महल में वास्तव में क्या रहस्य छिपा है। एक दिन जब राजकुमारी अपने कक्ष से बाहर टहलने के लिए निकली, तो राजकुमार चक्रपाणी ने अवसर देखकर उससे संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन तभी कुछ सैनिकों ने उसे आ घेरा और चेतावनी देते हुए कहा कि वह ऐसी हरकत फिर कभी न करे। उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। चक्रपाणी के मन में यह पहेली गहराने लगी कि आखिर यह सारा रहस्य क्या है। एक रात की बात है, चक्रपाणी को नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी में वह महल के बगीचे में टहलने निकल पड़ा। उसकी दृष्टि अचानक राजकुमारी पर पड़ी, जो धीमे कदमों से बगीचे में विचरण कर रही थी। राजकुमारी का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। जैसे ही उसकी नजर चक्रपाणी पर पड़ी, वह भयभीत होकर तुरंत अपने कक्ष की ओर लौटने लगी। चक्रपाणी ने उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु राजकुमारी ने उसकी ओर ध्यान न दिया। यह देखकर राजकुमार चकित रह गया और विचारों में डूब गया कि आखिर वह उससे इतना घबराई क्यों थी। अब चक्रपाणी हर रात राजकुमारी को बगीचे में विचरण करते हुए देखता और उसके मन में यह संकल्प और गहरा हो गया कि वह राजकुमारी से अवश्य संवाद करेगा। एक रात साहस बटोरकर वह फिर से राजकुमारी के सामने आ खड़ा हुआ। राजकुमारी घबराकर पलटी, परंतु इस बार चक्रपाणी ने कहा, राजकुमारी, आप मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी उसकी बात सुनकर ठिठकी, परंतु गंभीर स्वर में बोली, युवक, आज के बाद तुम मुझसे मिलने का प्रयत्न मत करना। लेकिन चक्रपाणी अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटा। वह हर रात बगीचे में जाता और राजकुमारी से संवाद करने का प्रयास करता। धीरे धीरे राजकुमारी ने उसकी बातें सुननी शुरू की।
चक्रपाणी उसे अद्भुत कहानियां सुनाता और धीरे धीरे उनके बीच संवाद की एक डोर बंधने लगी। अब राजकुमारी भी उससे खुलकर बातें करने लगी थी और उनमें एक अनकही मित्रता का अंकुर फूटने लगा। समय बीतता गया और देखते देखते 1 साल पूरा हो गया। अब राजकुमार के मन में राजकुमारी के प्रति विशेष आकर्षण उत्पन्न हो गया था। एक दिन उसने साहस करके राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन राजकुमारी ने कोई उत्तर नहीं दिया और वहां से चली गई। फिर एक दिन चक्रपाणी ने अपना प्रस्ताव फिर से दोहराया। इस बार राजकुमारी बोली, युवक, तुम अभी सत्य से अनजान हो। जिस दिन तुम्हें सत्य ज्ञात होगा, तुम स्वयं मुझसे विवाह का विचार छोड़ दोगे। चक्रपाणी ने उत्तर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है राजकुमारी जी। मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी भी परिस्थिति में आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो। तभी राजकुमारी ने अपने चेहरे से घूंघट हटाया और चक्रपाणी को अपना असली चेहरा दिखाया। उसका चेहरा अत्यंत विकृत और भयानक था। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में पूछा, अब भी तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? चक्रपाणी ने निश्चयपूर्वक कहा, हाँ राजकुमारी, मैंने पहले ही कहा था, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। राजकुमार की आंखों में आंसू छलक आए। वह दुख और आश्चर्य में भरकर पूछ बैठा, राजकुमारी, ये सब कैसे हुआ? तब राजकुमारी ने गहरी सांस लेते हुए बताया, एक बार मैं जंगल में शिकार के लिए गई थी। वहां एक विशाल पेड़ के नीचे एक ऋषि तपस्या में लीन थे। मेरे शिकार ने उनकी ध्यान साधना को भंग कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने मुझे वहां से तुरंत चले जाने को कहा, लेकिन मैंने अपनी गलती मानने की बजाय उनका घोर अपमान किया। गुस्से में आकर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं अपनी सुंदरता खो दूं, क्योंकि मुझे अपनी सुंदरता पर अभिमान था। तभी से मैं इस अभिशाप के साथ जी रही हूं। अपने राज्य में भी नहीं रही। मैंने अपने पिता से कहा कि मैं अकेली रहना चाहती हूं और फिर इस निर्जन द्वीप पर आकर बस गई। राजकुमार ने गहरी चिंता के साथ पूछा, तो क्या इस श्राप को समाप्त करने का कोई उपाय नहीं है? राजकुमारी ने गंभीरता से कहा, राह है, लेकिन वह अत्यंत कठिन है। यहां से मीलों दूर नीलगिरी पर्वत के पार प्रतापगढ़ नामक राज्य है, जहां दुष्ट राजा भजन सिंह का शासन है। उसके शाही बगीचे में चंद्रबूटी नाम की एक दुर्लभ औषधि पाई जाती है, जिसका काढ़ा पीने से मेरा अभिशाप टूट सकता है। परंतु समस्या यह है कि उस शाही बगीचे की रखवाली एक अत्यंत खतरनाक पहरेदार करता है, जो किसी जल्लाद से कम नहीं। उसने अब तक बगीचे में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले सभी लोगों का संहार किया है। मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसका शिकार बन जाओ। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, राजकुमारी जी, आप इसकी चिंता न करें। मैं अवश्य आपके लिए वह चंद्रबूटी लेकर आऊंगा। कृपया मुझे उसकी पहचान बता दें। तब राजकुमारी ने विस्तार से चक्रपाणी को उस चंद्रमुखी नामक पौधे की पहचान बताई, उसके रंग, आकार और स्वरूप के बारे में जानकारी दी। सारी जानकारी लेकर राजकुमार नीलगिरी पर्वत पार करने के लिए निकल पड़ा और प्रतापगढ़ की ओर रवाना हो गया। लंबी यात्रा के बाद वह अंततः शाही बगीचे के द्वार तक पहुंच गया। वहां उसे कोई पहरेदार नजर नहीं आया। यह देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। पलक झपकते ही वह बगीचे के भीतर दाखिल हो गया और सोचने लगा, यह कितना सरल था। इसी तरह मैं चंद्रबूटी लेकर आसानी से निकल जाऊंगा। बगीचे में प्रवेश करने के बाद वह तुरंत चंद्रबूटी इकट्ठा करने लगा। बड़ी मात्रा में चंद्रबूटी एकत्र करने के बाद उसने उन्हें एक पोटली में बांध लिया। लंबी यात्रा के कारण उसे भूख भी लगने लगी थी। तभी उसकी नजर बगीचे के पेड़ों पर लटके रसीले फलों पर पड़ी। भूख के मारे वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने पेड़ों से फल तोड़े और बड़े चाव से खाने लगा। जैसे ही उसने पहला फल खाना शुरू किया, अचानक एक गगनभेदी गर्जना सुनाई दी। तुम कौन हो? राजकुमार यह आवाज सुनते ही हक्का बक्का रह गया। राजकुमार ने पलटकर देखा कि बगीचे का भयानक पहरेदार अपनी पत्नी के साथ उसी दिशा में बढ़ रहा था। उन्हें देखते ही राजकुमार की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि पहरेदार का निवास भी इस बगीचे के अंदर था। पति पत्नी दोनों यही निवास करते थे। एक क्षण के लिए राजकुमार ने घबराकर सोचा, लेकिन फिर उसने खुद को समेटते हुए मन में ठान लिया कि डरने से कुछ हासिल नहीं होगा। पहरेदार ने फिर से कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी हिम्मत और घमंड तो देखो, मुझे देखकर भी तुम डरे नहीं। ऐसा कहते हुए वह राजकुमार की ओर बढ़ने लगा।
तभी उसकी पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें देखकर ये बिल्कुल नहीं डरा। मैं देखती हूँ ये कौन है और इसे सब कुछ उगलवा कर रहूंगी। ये कहते हुए वह राजकुमार की ओर बढ़ने लगी। पहरेदार ने अपनी पत्नी से कहा, अरे तुम रुको, मैं मर्द हूं। जब ये आदमी मुझसे नहीं डरा तो तुम औरत होकर इसे कैसे डरा पाओगी। इसके बाद उसने राजकुमार से कहा, क्यों नहीं, क्या तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लगता। राजकुमार ने तुरंत समझ लिया कि इस जोड़े के बीच कोई प्रेम नहीं है, वे तो छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं। उसने फौरन कहा, मुझे तुम दोनों को देखकर डरने की क्या आवश्यकता है। कुछ दिन पहले ही मैं तुमसे भी अधिक ताकतवर और भयानक पहलवान से मिला था। उसने मुझे पुरस्कार भी दिया था। ये सुनकर पहरेदार जोर जोर से हंसने लगा। भला तुम जैसे आदमी को कोई पुरस्कार क्यों देगा। राजकुमार ने कहा, क्योंकि मैंने उस पहलवान को एक ऐसी सलाह दी थी जो उसे बहुत पसंद आई। मुझे लगता है तुम्हें भी उस सलाह की जरूरत है। पहरेदार हैरानी से बोला, तुम मुझे ऐसी क्या सलाह दे सकते हो। राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि अपनी पत्नी को कैसे काबू में रखा जाता है। यह सुनकर पहरेदार सोच में पड़ गया। दरअसल उसकी पत्नी एकदम तुनकमिजाज थी और हर छोटी बात पर उससे झगड़ा करती रहती थी। वह अपने आप को बहुत समझदार समझती थी, इसलिए पहरेदार को लगा कि पत्नी को काबू में रखने का तरीका जान लेना अच्छा रहेगा। उसने धीरे से राजकुमार से कहा, भाई जरा इधर तो आओ। फिर वह राजकुमार को लेकर थोड़ी दूर चला गया। वह पूछने लगा, वह कौन सा उपाय है जिससे पत्नी को काबू में रखा जा सकता है। अगर तुम मुझे बता दो तो मैं भी तुम्हें पुरस्कार दूंगा। राजकुमार ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगा। तभी पहरेदार की पत्नी भी वहां आ गई और राजकुमार की ओर देखते हुए बोली, सुनो लड़के, अगर तुमने मुझे काबू में करने की तरकीब मेरे पति को बता दी तो देख लेना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूं। ये कहते हुए वह राजकुमार को पकड़ने के लिए झपटने लगी। तभी पहरेदार ने उसे रोकते हुए कहा, जाओ, तू इस लड़के को हाथ भी नहीं लगा सकती। मेरे पैरों में रहने की औकात नहीं है तेरी। ये सुनकर पहरेदार की पत्नी और भी अधिक भड़क गई। उसने कहा, पैरों में पड़े रहने के लिए किसी और को ढूंढ लेना, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं यह भी नहीं होगा। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे को गाली देने लगे और एक दूसरे को नोचने पर उतारू हो गए। बात इतनी बढ़ गई कि वे हाथापाई करने लगे। इस झगड़े के बीच राजकुमार को वहां से भागने का मौका मिल गया। उसने जड़ी बूटियों वाली कचहरी संभाली और चुपचाप वहां से निकल गया। वापसी के सफर को पूरा करके वह राजकुमारी के महल में लौट आया। जल्दी ही वैद्य जी ने उस बूटी का उपयोग करके एक ऐसी औषधि तैयार की जिसे पीते ही राजकुमारी का बदसूरत चेहरा खूबसूरत में बदल गया। इसके बाद अपने वायदे के अनुसार राजकुमार चक्रपाणि ने राजकुमारी से विवाह कर लिया। विवाह के एक दिन बाद राजकुमार और राजकुमारी महल से बाहर निकलकर उस द्वीप की सैर कर रहे थे। तभी समुद्र के किनारे उन्हें एक समुद्री जहाज के तहस नहस हुए टुकड़े नजर आए। ये उसी जहाज के टुकड़े थे जिस पर सवार होकर राजकुमार कभी समुद्र में डूब गया था। उन पुराने टूटे फूटे जहाज के टुकड़ों को देखकर राजकुमार को अपनी पिछली जिंदगी के कुछ अंश याद आने लगे। उसे याद आया कि वह किस तरह समुद्र के बीच एक तूफान में फंस गया था, जिसके कारण वह डूब गया था। जब उसे बेचैनी महसूस हुई तो वे लोग महल में वापस लौट आए। महल में लौटने के बाद राजकुमार एक बार फिर से अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। धीरे धीरे उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आ गईं कि वह रामगढ़ साम्राज्य का युवराज है और उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। उसने राजकुमारी को सारी बात बताई और फिर कुछ दिनों के बाद वह राजकुमारी को लेकर अपने राज्य रामगढ़ की ओर रवाना हो गया। जब वह रामगढ़ पहुंचा तो उसके माता पिता उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा विवाह करके लौटा है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। समय के साथ राजकुमार चक्रपाणि ने अपने राज्य की बागडोर संभाल ली और अब वह हमेशा के लिए वहीं रहने लगा। सज्जनपुर नामक एक गांव में रतन नाम का एक किसान निवास करता था। रतन अपने परिश्रमी और उदार स्वभाव के लिए समस्त गांव में प्रसिद्ध था। जब भी गांव में किसी को सहायता की आवश्यकता होती, रतन सदैव तत्पर रहता और कभी भी पीछे नहीं हटता। इसी कारण से गांव के लोग उसे अत्यधिक सम्मान देते थे।
उसके परिवार में उसकी धर्मपत्नी और एकमात्र पुत्र था, जो अभी केवल 8 वर्ष का था। रतन अपने खेतों में परिश्रम से काम करता, जिसके कारण उसके खेतों में सदा उम्दा फसल होती थी। रतन जिस गांव में रहता था, उसके पड़ोस में ही एक कसाई भी रहता था, जो मुर्गियों का मांस बेचता था। परंतु उस कसाई की एक दुर्भावना यह थी कि वह मुर्गियों को खरीद कर नहीं लाता था, बल्कि गांव के लोगों के घरों से ही चोरी करके लाता था। इस प्रकार उसका व्यय कम होता और उसे अधिक मुनाफा होता। एक दिन कसाई किसी के घर से मुर्गी चुराकर उसे एक पोटली में बांध कर ला रहा था कि अचानक रास्ते में उसकी भेंट रत्न से हो गई। रतन ने उससे पूछ लिया, क्यों भाई, आज यह मुर्गियां कहां से खरीद कर लाए हो? कसाई रत्न को भली भांति जानता था और उसे पूरा विश्वास था कि रतन उसका भेद नहीं खोलेगा, इसलिए उसने सच्चाई बताई। मैंने यह मुर्गियां खरीदी नहीं है, बल्कि यह मैंने किसी के घर से चुराई है। यह सुनकर रतन चौंक गया और उसने कसाई को समझाते हुए कहा, अरे भाई, ऐसा मत किया करो। चोरी करना अपराध है और इससे तुम कभी भी धनवान नहीं हो पाओगे। कसाई ने कहा, भाई, मैंने तुमसे अपनी सच्चाई इसीलिए बताई क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूं, न कि इसलिए कि तुम मुझे यह सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर वह मुर्गियों की पोटली लेकर अपनी दुकान की ओर चला गया। अब यह उसकी आदत बन चुकी थी। कभी कभी वह मुर्गियां खरीद कर लाता, लेकिन अधिकतर वह चोरी करके ही लाता था। दूसरी ओर गांव के लोगों के घरों से मुर्गियों की चोरी इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन सारे लोग इकट्ठे हुए और बुजुर्गों के साथ इस विषय पर चर्चा करने लगे। वे विचार कर रहे थे कि यह कौन व्यक्ति है जो उनकी मुर्गियों की चोरी कर रहा है। उसी समय एक युवक वहां दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गांव का कसाई किसी के घर से मुर्गियां चुरा कर ले जा रहा था। जैसे ही गांव वालों को यह मालूम पड़ा कि उनकी सभी चुराई गई मुर्गियां छुट्टन कसाई द्वारा ही चुराई गई है और फिर वही मुर्गियां उन्हें बेचकर वह लाभ कमा रहा था, तो उनका क्रोध बेकाबू हो गया। बिना देर किए गांव के सभी लोग तेजी से कसाई के पास पहुंचे, उसे घेर लिया और गुस्से में कहने लगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे घरों से मुर्गियां चुराने की? आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कसाई ने डरते हुए सफाई देने की कोशिश की, गांव वालों, मैंने मुर्गियां खरीदी हैं, मैं किसी के घर से कुछ नहीं चुराता। पर अब तक उसकी सारी सच्चाई उजागर हो चुकी थी। किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। काफी देर तक उसकी पिटाई होती रही और अंत में गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, तुम इस गांव में अब दोबारा दिखाई मत देना। अगले कुछ दिनों में यह गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ। छुट्टन कसाई का गांव में कोई अपना नहीं था। वह अकेला ही गांव में रहता था। ना उसका कोई परिवार था और ना ही माँ बाप। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी इज्जत पूरी तरह मिट चुकी है, इसलिए उसने फैसला किया कि कल की बजाय आज ही गांव छोड़ देना बेहतर होगा। बिना किसी सामान के वह तुरंत गांव से निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से रत्न से हो गई। रतन ने उसे बुरी हालत में देखकर पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कसाई ने सारी बात रतन को बता दी कि कैसे गांव वालों ने उसे पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि वह ही उनकी मुर्गियां चुराता था। रतन ने गंभीरता से कहा, भाई, मैं तो पहले ही तुम्हें समझा रहा था कि चोरी करना सही नहीं है, इसे छोड़ दो। कसाई ने उदास होकर जवाब दिया, अब समझाने का कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो करो। रतन, जो कि दयालु और नेक दिल इंसान था, ने पूछा, अच्छा बताओ,